नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लास में बात की भारत के सामान्य परिचय की, और आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश की। और भारत के भौतिक प्रदेश में भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन लेंगे कि सर्वाधिक बार कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाली एग्जाम में कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो देखो, भारत के भौतिक प्रदेश में किन किन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। उन बिंदुओं की बात करें तो एक तो हम बात करें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसके अलावा दूसरा बिंदु होगा अपना उत्तर का विशाल मैदान। इसके अलावा तीसरे बिंदु की बात करें प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद में अपना चौथा बिंदु होगा तटीय मैदान। इसके बाद में हम पांचवें बिंदु की बात करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में हम छठवें बिंदु की बात करेंगे द्वीप समूह। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड खिसका है। देखो, हम बात करें कि प्राचीन समय की बात है कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी एक गोले के रूप में थी, और उस गोले के मध्य में एक स्थलीय भाग था जिसका नाम है पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय राशि थी, उस जलीय राशि का नाम है पेंथालासा। क्या नाम है? पेंथालासा है। और इस पेंजिया का धीरे धीरे क्या हो गया? विखंडन हो गया। तो इसमें बात यह है कि जब इस पेंजिया का विखंडन हुआ तो इस पेंजिया को केंद्र बिंदु माना गया है अफ्रीका महाद्वीप के डरबन नामक स्थान पर। तो हमारे भारत की बात करें कि प्राचीन समय में हमारे जो भारत की स्थिति है वो यहाँ थी, और धीरे धीरे पूरा चुंबकीय तत्वों के कारण यह किस तरफ खिसका? उत्तर की तरफ खिसका। और उत्तर की तरफ खिसकने के कारण यह जाकर यहाँ किस प्लेट से टकराया? यूरेशियाई प्लेट से टकराया। और यह हमारा भारत वाला जो हिस्सा है ये था इंडियन प्लेट का हिस्सा। तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछ रहा है? दोबारा देखो कि भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड खिसका है। दक्षिण की ओर नहीं। इसके बाद में दूसरे की बात करें पश्चिम की ओर नहीं। तीसरे की बात करें पूर्व की ओर। और हमने अभी देखा कि डरबन से हमारा स्थलीय भाग, भारत का जो स्थलीय भाग है वो किस तरफ खिसका है? उत्तर की ओर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर। अगर हम भारत के वैसे हिस्से की बात करें कि पेंजिया को दो भागों में बांटा गया था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो अपना भारत वाला जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः एक विशाल भूखंड का भाग है। तो देखो, हमने अभी बात की कि जैसे हमारी पृथ्वी प्राचीन समय में एक गोले के रूप में या एक स्थलीय भाग था, उस स्थलीय भाग को बोला जाता था पेंजिया। इस नाम से पेंजिया। और इसके चारों तरफ जो जलीय राशि थी, उस जलीय राशि का क्या नाम था? पेंथालासा। अब इस पेंजिया का प्राचीन समय में विखंडन हुआ और यह पेंजिया दो भागों में टूट गया। एक ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड, और जो दक्षिण वाला भाग है इसका नाम था गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के मध्य एक जलराशि आ गई। उस जलराशि का नाम था टेथिस सागर। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः एक विशाल भूखंड का भाग था। तो इस गोंडवाना लैंड से तो किन किन द्वीपों या महाद्वीपों का निर्माण हुआ है? तो उनकी मुख्यतः हम बात करें तो एक तो आएगा इसमें दक्षिणी अमेरिका, इसके अलावा अफ्रीका, इसी में आएगा अपना भारत, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा बात करें तो अंटार्कटिका।
कौन कौन आएंगे कि दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड, इसके अंदर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न में भी क्या पूछ रहा है कि विशाल भूखंड का भाग था, तो भारत किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का था। अंगारा लैंड के उत्तरी भाग आएंगे, अंगारा लैंड में आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, इसके अलावा ग्रीनलैंड, इसके बाद में हम बात करेंगे यूरेशिया की। ये सभी भाग किसके होंगे? जापान भी किस में आएगा? अंगारा लैंड में आएगा। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, और हमें आंसर किसके आधार पर देना है? उच्चावच के आधार पर देना है। तो देखो, पहले हम बात करें कि उच्चावच के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? एक तो है पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है पहाड़ी प्रदेश, इसके अलावा पठारी प्रदेश, इसके अलावा मैदानी प्रदेश। इसमें हम प्रतिशत की बात करें तो ये आएगा अपना 10.6%, ये आएगा 18.5%, इसके अलावा ये आएगा 27.7%। इसके बाद में मैदानी प्रदेश की बात करें तो ये आएगा 43.2%। तो देखो, उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो इस आंसर में हम बात करेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार हम बात करें, एनसीईआरटी के अनुसार हम बात करें तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उन 6 की हम बात करें तो उत्तरी, पर्वतीय प्रदेश, 2 नंबर पे हम बात करें उत्तरी मैदानी प्रदेश, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है मरुस्थलीय प्रदेश, और छठवा है द्वीप समूह है। तो देखो, एनसीईआरटी के अनुसार पूछे कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो अपना आंसर हो जाएगा 6। और उच्चावच के आधार पर या इसी में नाम आ सकता है एसपी चटर्जी के अनुसार, या इसी में नाम आ सकता है कि भारत के गजेटियर या भारत के राजपत्र के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर आपको क्या देना है? 4 देना है। और एसपी चटर्जी ने यह विभाजन 1964 में किया था। और इन्होंने आधार क्या माना था? एक तो आधार माना था उच्चावच, और दूसरा था भौमिकीय संरचना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। देखो, इसमें पहला है अपना कथन, और इसमें ए दे रखा है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। सतत वाहिनी का मतलब है कि 365 दिन उनमें जल क्या होता है? बहता रहता है, अर्थात सतत वाहिनियां हैं। तो अपना पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद में दूसरे कथन की बात करें तो अपना दूसरा कथन होगा कारण। कारण की बात करें
तो कारण में होगा हिमालय अपनी वर्षा की अधिकांश मात्रा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो देखो पहले तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि भारत में वर्षा दो भागों से प्राप्त होती है या दो दिशाओं से प्राप्त होती है। एक तो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून और एक होता है बंगाल की खाड़ी। तो अपना हिमालय पर्वत है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा क्या करता है, प्राप्त करता है। तो अपना कारण भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नीचे हम दिए हुए इनकी बात करते हैं ऑप्शन की। तो देखो ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं, ये बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हिमालय से निकलने वाली सतत वाहिनियां नदियां साल भर वर्षा से क्या प्राप्त नहीं करती, जल प्राप्त नहीं करती। तो वो जल प्राप्त कहां से करती हैं, वो प्राप्त करती हैं हमारे हिमालय पर जमी हुई बर्फ या हिमनद से क्या प्राप्त करती हैं, जल प्राप्त करती हैं। तो ये पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, आर ए की सही व्याख्या करता है, जो बात बिल्कुल क्या है, गलत है। इसके बाद में दूसरे कथन की बात करें कि ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी कि कथन भी अपना सही है, कारण भी सही है, लेकिन कथन और कारण दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये हिमालय की विशेषता बता रहा है और यह हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता बता रहा है। तो इसमें अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ है। अर्थात देखो हिमालय पर्वतीय प्रदेश का निर्माण इनमें दे रखा है स्थलीय तथा जलीय, अर्थात प्लेटों के आधार पर पूछ रहा है कि प्लेटों के आधार पर हिमालय का निर्माण कौन कौन सी प्लेटों से टकराने से हुआ है। तो देखो हम प्लेटों की बात करें तो हमारी पृथ्वी पर 7 मुख्य प्लेट तथा 20 गौण प्लेटें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, 7 मुख्य प्लेट तथा 20 गौण प्लेट पाई जाती हैं। अब हम इन 7 मुख्य प्लेट में भी अगर बात करें तो यह प्लेट 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है स्थलीय प्लेट अर्थात जिसमें स्थलीय भाग हो, और एक दूसरी प्लेट होती है उसे बोला जाता है जलीय प्लेट। तो 7 प्लेटों में 2 प्रकार की प्लेटें होती हैं, स्थलीय प्लेट और जलीय प्लेट। तो देखो हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, वो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ऊपरी भाग में एक प्लेट पाई जाती है उसे बोला जाता है यूरेशियाई प्लेट। और नीचे एक प्लेट थी, उस प्लेट का नाम था इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट। अब देखो ये भी स्थलीय प्लेट है और ये भी क्या है, स्थलीय प्लेट है, और इन दोनों के मध्य एक जल राशि पाई जाती थी, उस जल राशि का नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था, टेथिस सागर। तो ये प्रश्न भी कई बार आ सकता है कि हिमालय का निर्माण निम्न के स्थान पर हुआ है। तो देखो हिमालय का निर्माण हुआ है वो टेथिस सागर के स्थान पर हुआ है कि इन दोनों प्लेटों के टकराने से, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बात की कि पूरा चुंबकत्व काल में हमारी इंडियन प्लेट किस तरफ खिसकी है, उत्तर की ओर, अर्थात इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसकी और इस प्लेट से टकराई, किस प्लेट से, यूरेशियाई प्लेट से टकराई, और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से अर्थात इन दोनों प्लेटों के टकराने से टेथिस सागर के अंदर जो मलबा था वह वलित होकर क्या हो गया, ऊपर उठ गया, और यहां किसका निर्माण हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान रखनी है। अब देखो इसी में हम बात करें, इसमें अगला पूछ ले कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें टर्शियरी काल में। किस काल में हुआ है, टर्शियरी काल में। टर्शियरी काल में। और
अब बात करें हम हमारे ऑप्शन की कि स्थलीय तथा जलीय प्लेट के टकराने से, तो देखो मैंने क्या बताया, ये भी स्थलीय प्लेट है और ये भी स्थलीय प्लेट है, अर्थात हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण स्थलीय तथा स्थलीय प्लेट के टकराने से हुआ है, ना कि स्थलीय व जलीय प्लेट के टकराने से और ना ही जलीय व जलीय प्लेट के टकराने से हुआ है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है लद्दाख पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, इसके बाद में है काराकोरम पर्वत श्रेणी। देखो इससे पहले मैं आपको दो बातें बता दूं कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश का हम विभाजन करेंगे तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में पढ़ेंगे। एक भाग है ट्रांस हिमालय, इसी में अपना दूसरा भाग होगा हिमालय और एक होगा पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो देखो इस ट्रांस हिमालय की हम बात करें तो ट्रांस हिमालय को भी कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है, अर्थात इसके चार भाग पाए जाते हैं। उन चार भागों की हम बात करें तो चार भागों में हम बात करेंगे। सबसे पहले अर्थात उत्तरतम जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है काराकोरम, इसके बाद में इसके दक्षिण में है लद्दाख, इसके बाद इसी का आगे बढ़ा हुआ अर्थात थोड़ा नीचे वाला भाग तिब्बत में कहलाता है कैलाश पर्वत, और इसके बाद में अपनी अंतिम है जास्कर। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया है कि ट्रांस हिमालय में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा या दक्षिण से उत्तर क्रम क्या होगा। तो देखो उत्तर से दक्षिण क्रम होगा काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस हिमालय की हम बात करें तो हिमालय के भी तीन भाग होते हैं, उत्तर हिमालय, इसके बाद में मध्य हिमालय, इसके बाद में तीसरे वाला भाग है शिवालिक हिमालय। इसके बाद में पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करें तो हमारे पूर्वांचल की पहाड़ियां अर्थात पूर्वी राज्यों में सेवन सिस्टर्स में जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं या छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं उन्हें बोला जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब हम अपने प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो मैंने अभी बताया कि ट्रांस हिमालय में सबसे उत्तरतम जो पर्वत श्रृंखला है उस पर्वत श्रृंखला का नाम है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, और देखो इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला को ही बोला जाता है उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़। और इसी का अन्य नाम भी आता है कर्षणगिरी। क्या बोला जाता है? कर्षणगिरी। ये चीज भी आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा? काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ बोला जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद है या ग्लेशियर है। हिमनद को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। तो देखो इसमें है सियाचिन ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर। तो देखो हम ग्लेशियर की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी में सबसे बड़ा जो ग्लेशियर पाया जाता है वो पाया जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। किस महाद्वीप पर पाया जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाया जाता है। अर्थात अंटार्कटिका महाद्वीप तो संपूर्ण क्या है? बर्फीला क्षेत्र है, वहां पर साल भर क्या रहती है? बर्फ। अब इस बर्फीले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए और हम पृथ्वी अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए और पृथ्वी पर पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ने पर सबसे बड़ा ग्लेशियर होगा। तो देखो ध्रुवीय क्षेत्र के अलावा अगर संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं भी सबसे बड़ा ग्लेशियर है तो वो है सियाचिन ग्लेशियर, और यह है सियाचिन ग्लेशियर अपने भारत में लद्दाख क्षेत्र में है।
किस क्षेत्र में है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। और पर्वतीय श्रृंखला की बात करें तो यह किस पर्वत श्रृंखला में है? कराकोरम पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। तो देखो, ध्रुवीय क्षेत्र के अलावा अगर पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है तो हमारे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा हम बात करें यमुनोत्री ग्लेशियर, यह है हमारे आंतरिक हिमालय अर्थात वृद्ध हिमालय में पाया जाता है, जहां से किस नदी का उद्गम होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से किस नदी का होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में हिस्पार ग्लेशियर भी कहां पाया जाता है? कराकोरम में। और बाल्टोरो, बिहापो, ये ग्लेशियर भी किस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं? कराकोरम पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखो, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। इस क्वेश्चन से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो अगला पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और एक प्रश्न आता है हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखो, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, और यह गॉडविन ऑस्टिन है। इसी का दूसरा नाम है K2, अर्थात इसी का अन्य नाम है कराकोरम। कराकोरम। देखो, इसको गॉडविन ऑस्टिन क्यों बोला जाता है? कि गॉडविन ऑस्टिन नामक भूवैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। इस कारण उसके नाम पर इसका नाम क्या कर दिया? गॉडविन ऑस्टिन। अब हम बात करें कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये अपनी हो जाएगी कौन सी? कंचनजंगा। और इस कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर है। और इसकी क्या विशेषता है? हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसके आगे बात करें माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पाई जाती है, अर्थात वृद्ध हिमालय में नेपाल का भाग है। इसके बाद में बात करें राकापोसी। देखो, इस राकापोसी की विशेषता की बात करें तो सर्वाधिक या तीक्ष्ण ढाल वाली, कैसी? तीक्ष्ण ढाल वाली पर्वत चोटी है। अर्थात इस पर्वत चोटी का जो ढाल है ऐसे खड़ा ढाल है, इस पे चढ़ाई करना क्या है? मुश्किल है। इस राकापोसी की विशेषता है तीक्ष्ण ढाल वाली। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 7788 मीटर। देखो, कहीं कहीं 87 दे रखा है और ऑक्सफोर्ड में क्या दे रखी है? इसकी ऊंचाई 88 मीटर। ये चीज भी आपको क्या करना है? ध्यान रखनी है। अब बात करें कि राकापोसी जो चोटी है, यह गॉडविन ऑस्टिन तो किस में पाई जाती है? कराकोरम में। और राकापोसी जो पर्वत चोटी है यह लद्दाख श्रेणी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लद्दाख श्रेणी में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। देखो, इस क्वेश्चन में हमें 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से एक कथन क्या है? गलत है। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 की। तो देखो, पहले वृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है। देखो, अगर हिमालय की बात करें तो मैंने पहले भी बताया है कि हिमालय का निर्माण तो किस काल में हुआ है? टर्शियरी काल में। और टर्शियरी काल में भी कौन से भूसंचलन से? अल्पाइन भूसंचलन से।
देखो अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी घटना है, अर्थात 4 प्रकार की पर्वत निर्माणकारी घटनाएं पाई जाती हैं, जैसे चर्नियन, कैलेडोनियन, हर्शियन और अल्पाइन। तो हमारे हिमालय का निर्माण किस घटनाक्रम से हुआ है? अल्पाइन भू संचलन से हुआ है, और यह सबसे नवीन घटनाक्रम है। क्या है? सबसे नवीन घटनाक्रम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे नवीन अर्थात हमारे हिमालय का निर्माण होने के बाद में संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं भी पर्वत का निर्माण नहीं हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या दे रखा है कि वृद्ध हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है, अर्थात इयोसीन से लेकर ओलिगोसीन युग में किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? वृद्ध हिमालय का होता है। तो ये बात अपनी क्या है? सही है। इसके बाद में दूसरे की बात करें, मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन युग में हुआ है। ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। और आपको ध्यान रखना है, इसमें आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो कि मध्य में मैं और मायोसीन में मैं, तो आप ध्यान रख सकते हो कि मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन युग में हुआ है। इसके बाद में हम बात करें कि शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लेयोसीन युग में हुआ है। ये बात भी अपनी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी कि शिवालिक का निर्माण प्लेयोसीन काल में हुआ है। अब हम बात करते हैं चौथे कथन की। तो चौथा कथन है, मध्य हिमालय को हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। क्या हो गई? गलत हो गई। क्यों? क्योंकि हिमाद्री हिमालय वृहद हिमालय को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? वृहद हिमालय को। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि हिमाद्री हिमालय वृहद हिमालय को बोला जाता है। वृहद हिमालय के अन्य नामों की बात करें, इसे ही बोला जाता है ग्रेट हिमालय, इसे ही बोला जाता है ग्रेट हिमालय, आंतरिक हिमालय, क्या बोला जाता है? आंतरिक हिमालय। तो यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह है पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? देखो यहां पर 5 पर्वत चोटी दे रखी हैं, जिनमें पूछा है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या होगा। अर्थात सबसे पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, और इसके अलावा 5 नंबर, कि सबसे पहले कौन सी पर्वत श्रृंखला आएगी, इसके बाद में 2 नंबर पे कौन सी आएगी, 3 नंबर पे कौन सी आएगी, 4 पे कौन सी और 5 पे कौन सी। तो देखो हम बात करें कि नामचा बरवा, आप खुद इसका आंसर देखो, मैं स्टेट इस पे अंकित कर देता हूं कि नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा नंगा पर्वत की बात करें तो नंगा पर्वत J&K में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? J&K अर्थात जम्मू कश्मीर में। इसके बाद में हम बात करें माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करें नंदा देवी, तो नंदा देवी पाई जाती है यूके। कहां पाई जाती है? यूके में पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करें कंचनजंगा, तो कंचनजंगा सिक्किम में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। अब आपको खुद को बताना है कि भारत में सबसे पूर्वोत्तम राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो अपनी सबसे पहली पर्वत श्रृंखला कौन सी आएगी? नामचा बरवा। कौन सी आएगी? नामचा बरवा। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के बाद में थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं तो अपना सिक्किम राज्य आता है, और सिक्किम में मैंने कौन सी पर्वत श्रृंखला बताई? नंदा देवी। तो अपनी 2 नंबर पे कौन सी आएगी? नंदा देवी। 3 नंबर की बात करें कि सिक्किम से सटा हुआ वो देश कौन सा है? नेपाल। और नेपाल में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? एवरेस्ट। तो 3 नंबर पे कौन सी आएगी? एवरेस्ट। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। 4 नंबर की बात करें कि नेपाल से आगे, नेपाल से सटा हुआ अपना राज्य है, वो कौन सा है? उत्तराखंड अर्थात यूके। तो यूके में कौन सी है? नंदा देवी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी। इसके बाद में सबसे लास्ट में अपना पश्चिमी किनारा कौन सा है?
जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाला, और वैसे देखेंगे लंबाई चौड़ाई के हिसाब से तो सबसे पश्चिम में अपना कौन सा स्टेट आता है, गुजरात आता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। यहां क्या आएगी, नंगा पर्वत। अब देखो इसका सीक्वेंस ऐसा हमें किस ऑप्शन में मिलता है, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और नंगा पर्वत। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखो इसके साथ साथ यह हमारे भारत की मुख्य मुख्य पर्वत चोटियां हैं जिनसे संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इनकी मैं बात करूं, ऊंचाई से संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि कई बार देता है कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों का ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम क्या होगा या आरोही क्रम क्या होगा। तो देखो मैं इनकी ऊंचाई भी यहीं पे बता देता हूं आपको कि नंगा पर्वत है, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। कितनी है, 8126 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करें कि नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, तो नंदा देवी की ऊंचाई की हम बात करें तो नंदा देवी की ऊंचाई है 7817 मीटर। स्टेट की हमने बात कर ली कि कौन से की लोकेशन कहाँ है, ये इनकी क्या हो गई, ऊंचाई। इसके बाद में हम 3 नंबर पे बात करें तो 3 नंबर पे अपना ऑप्शन आता है, उसकी हम बात करेंगे तो 3 नंबर पे है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। देखो इसमें कई जगह आपको 8848 मीटर भी मिलेगा और कई जगह आपको मिलेगा 8850 मीटर। तो देखो ऑप्शन में दोनों चीज नहीं होंगी, आपको ध्यान रखना है 48 से 50 के मध्य। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। इसके अलावा नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, 7817 मीटर। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8126 मीटर। अब हम बात करें कि कंचनजंगा जो भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी या विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। कितनी है, 8598 मीटर। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो इसकी 2 विशेषताएं हैं, 3 विशेषताएं हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो किस स्टेट में है, सिक्किम में स्थित है। इसके बाद में हम बात करें नामचा बरवा की तो नामचा बरवा पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। कितनी है, 7756 मीटर। अर्थात 7 सिस्टर्स में 7 राज्य पाए जाते हैं, उन 7 सिस्टर की सबसे ऊंची चोटी है वो नामचा बरवा है और किस में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। तो देखो यहां इसी एक ही क्वेश्चन में आपके 10 से 12 क्वेश्चन क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो अपना अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, अर्थात 1 2 3 4 अर्थात इनमें दर्रे दिए हुए हैं, उनको इस श्रृंखला से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सबसे पहले कथन की बात करें कि बुर्जिल दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, नाथुला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है। तो देखो पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो ये तीनों दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, वृहद हिमालय में पाए जाते हैं। इसके बाद में पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, यह दर्रे मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। इसके बाद में तीसरे की बात करें हम तो अपना तीसरा कथन है कि खारदुंगला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में पाया जाता है, तो यह लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है। अब हम बात करें चौथे कथन की तो चौथे कथन की बात करें तो यह दर्रा कराकोरम दर्रा, कारातागला दर्रा, अगहिल दर्रा कराकोरम पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। अब हम कूट की बात करें कि जैसे हमें 1 को 2 से मिलाना है, अर्थात सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखो 2 में दे रखा है, 20 में भी है और इसमें भी है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में BCDA अपना ऑप्शन क्या होगा, BCDA अर्थात
ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अब देखो इन दर्रों में हम बात करें कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो उसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। देखो बुर्जिल दर्रा कहां स्थित है, J&K में। शिपकिला दर्रा कहां है, हिमाचल प्रदेश में, जहां से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद में नाथुला दर्रा कहां है, उत्तराखंड में। इसके बाद में बात करें पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा दोनों ही कहां हैं, J&K में। और रोहतांग दर्रा कहां है, हिमाचल में। इसके बाद में खारदुंगला दर्रे की बात करें तो यह लद्दाख श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है, अर्थात लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। इसके बाद में कराकोरम लद्दाख में स्थित है। कारातागला भी कहां है, लद्दाख में है। और अघिल दर्रा भी कहां है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखो आज की क्लास अपनी 11 क्वेश्चंस की थी। इसमें हमने कम से कम 40-50 क्वेश्चन हो गए, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि हमारे ऊंची चोटियों से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, दर्रों से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, हमारी भारत किस भूभाग का भाग है, अर्थात अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड का भाग है, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसी प्रकार अपनी अगली क्लास भी हिमालय से संबंधित ही होगी, जिसमें और अन्य किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हम बात करेंगे। धन्यवाद।